नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री में आपको जो प्राचीन भारत है उसका इतिहास कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर हड़प्पा सभ्यता के इतिहास से लेकर दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चेर, पांड्या, पल्लव राजवंश, ये सारे के सारे दोस्तों आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जरदारी क्लासेस यूट्यूब के, और उसमें देख सकते हैं जो प्राचीन भारत का इतिहास डिटेल्स में। तो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पे प्रारंभ होने वाला है और शुरुआत हम करेंगे अरबों और तुर्कों के आक्रमण से। तो कुल मिला के हिस्ट्री का आज ये 19वां लेक्चर दोस्तों आज ये होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं दोस्तों अरबों के आक्रमण से। देखो, जो अरब आक्रांता थे ये भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने वाले वो कौन थे? अरब थे। और अरबों के आक्रमण का जो स्रोत है, जो मुख्य स्रोत है, वो है चचनामा। अरब आक्रमण की जो हमें जानकारी मिलती है, ये जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी मिलती है जब उसने सिंध पर आक्रमण किया, तो उसका जो स्रोत है वो है चचनामा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो स्रोत है अरबों के आक्रमण का, स्रोत आपको जानना जरूरी है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। चचनामा ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। लेकिन फारसी में जो इसका अनुवाद कराया गया, इसका फारसी अनुवाद वो किस व्यक्ति ने किया? कई बार इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो अली बिन बुरककुफी, अली बिन बुरककुफी नामक व्यक्ति ने दोस्तों चचनामा का अनुवाद किया था अरबी से फारसी में, क्योंकि जो चचनामा थी मूल रूप से ये अरबी में लिखी गई थी। अब ये चचनामा अरबी में किसने लिखी, इसकी जानकारी इतिहास में पूर्ण रूप से नहीं मिलती है, लेकिन अरबी में ये लिखी गई है। और अरबी का फारसी अनुवाद किसने किया? तो वो किया अली बिन बुरककुफी ने। और चचनामा से हमें जानकारी मिलती है अरबों के सिंध पर यानी भारत पर आक्रमण की, विशेष तौर पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। अब हम जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो मैप से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं एक बार, क्योंकि मैंने पिछली बार जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, प्राचीन भारत का इतिहास, तो हर टॉपिक में दोस्तों मैंने मैप का प्रयोग किया है ताकि आपको समझ में आ सके और आपको याद रह सके। तो ये इधर का क्षेत्र था दोस्तों, अरब। और अब देखो, जितने भी आक्रांतों ने, बाहरी आक्रांतों ने आक्रमण किया भारत पर, वो इधर से किया। ये यहाँ पे सिंध, ये सिंध का क्षेत्र है। और जूम आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये है सिंध। तो इस प्रकार से इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध का शासक उस समय कौन था? तो वो था दाहिर, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम को, क्योंकि इसने सफल प्रयास किया था, सफल आक्रमण किया था सिंध पर और सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। कब इसने आक्रमण किया? तो 712 में। लेकिन इतिहासकार ऐसा मानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कुछ अरब आक्रांता ऐसे थे जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। जैसे कि 711 ईस्वी में जो पहला प्रयास किया गया था वो 711 ईस्वी में किया गया था अबेदुल्ला द्वारा। वो भी अरब का था और उसने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। क्या रहा? वो असफल रहा। और उसी के बाद 711 ईस्वी में बुदेक द्वारा भी आक्रमण किया गया सिंध के राजा दाहिर पर, वो भी असफल रहा। तो मतलब अरबों ने अधिकांशतः जो आक्रमण किया वो सिंध पर ही उन्होंने आक्रमण किया था। लेकिन उसके बाद 712 में होता है रावर का युद्ध। किस किसके मध्य? तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य। और मोहम्मद बिन कासिम सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर क्या कर देता है? आधिपत्य कर लेता है। जो यहाँ पे सिंध का राजा दाहिर था वो एक ब्राह्मण शासक था और इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था चच। और हमें अरबों के आक्रमण, जो अरबों ने आक्रमण किया सिंध शासकों पर, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो चचनामा से मिलती है।
और सिंध के राजा दाहिर के पिता का नाम भी क्या था, चच था। यहां तक दोस्तों आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य 712 में जो युद्ध होता है उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है रावर का युद्ध, जो कि 712 में हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें दाहिर पराजित हुआ था, जो कि सिंध का शासक था। अब यहाँ पे देखो अरब आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े थे भारत पर, ये महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या है दोस्तों, जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है। सुरक्षात्मक कर, जजिया कर किस प्रकार का कर है, तो यह है सुरक्षात्मक कर। और ये किस पर लगता है, तो गैर मुस्लिमों पर, जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिमों पर यह कर लगाया जाता था। लेकिन गैर मुस्लिमों में भी दोस्तों 5 लोग ऐसे थे जिनको जजिया कर से छूट मिलती थी। 5 लोगों को छूट मिलती थी जजिया कर से। वो कौन कौन से लोग हैं, तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वो आपको नोट करना है। तो बच्चों पर नहीं लगता था, उसके बाद बूढ़े, फिर है विकलांग, उसके बाद चौथा आ जाएगा ब्राह्मण, और 5वां आ जाएगा दोस्तों महिलाएं। तो इन 5 लोगों को जजिया कर से छूट दी गई थी। जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। और गैर मुस्लिमों में भी 5 लोगों को इसमें छूट दी गई थी। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ब्राह्मण और महिलाओं को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, यानी इन 5 लोगों को इससे छूट दी गई थी। अब यहां पे आपको ये समझना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि प्रथम आक्रमणकारी था, ये मुस्लिम प्रथम आक्रमणकारी, और इसी ने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया था। क्योंकि जो सिंध था वो भारत का हिस्सा है, तो सिंध पर जजिया कर लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। जब उसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था, वहां पर आधिपत्य किया, तो उसके बाद सिंध पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और जो जजिया कर है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जब आप तुगलक वंश के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया जाएगा। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, वो था फिरोज शाह तुगलक। देखो ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाना शुरू किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अकबर आया, अकबर ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। लेकिन पुनः जब औरंगजेब शासक बनता है, तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, इसने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो पूर्ण रूप से जजिया कर को किस शासक ने समाप्त किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो जजिया कर के बारे में ये सारे फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको जो भी शासक के बारे में आपको बताया जाएगा, अकबर हो गया, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वहां पर भी इस चीज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद खजूर की खेती शुरू की। खजूर की खेती शुरू करने का जो श्रेय जाता है भारत में, वो अरबों को ही जाता है। ऊंट का पालन भी इन्होंने शुरू किया था भारत में। और मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक सिक्का चलाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर या भारत पर कौन सा सिक्का चलाया था, दिरहम नामक सिक्का सिंध पर, क्योंकि सिंध पर ही उसने आक्रमण किया था और वहीं पर उसने आधिपत्य किया था। तो ये था दोस्तों अरबों का आक्रमण। उम्मीद करते हैं कि काफी कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिली होगी अरबों के आक्रमणों से संबंधित, और जो भी यहाँ पे डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया, तो वो किया तुर्कों ने। तुर्क आक्रमण जानते हैं हम किस प्रकार से भारत में होता है, और कौन कौन से तुर्क सरदारों ने या तुर्क शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। एक बार दोस्तों यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो मैप है ना, ये सिंध है, ये भारत का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर तुर्क शासन करते थे। तुर्क जिस क्षेत्र पर शासन करते उसे कहा जाता गजनी क्षेत्र, इसलिए इनको गजनवी वंश के शासक या गजनी वंश के शासक भी इन्हें कहा जाता है। कई बार प्रश्न में बनता है एग्जाम में कि जो महमूद गजनी था वो किस वंश से संबंधित था, तो वो था गजनी वंश से या
यामनी वंश, यामनी वंश अक्सर पूछा जाता है। तो यामनी वंश से संबंधित था महमूद गजनी, या जो तुर्क सरदार थे, जो तुर्क शासक थे। तो गजनवी वंश का जो संस्थापक जिसे माना जाता है वो है अलप्तगीन। और अलप्तगीन का गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक भी इसे माना जाता है। ये आपको नोट करना है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। ठीक है दोस्तों, देखो गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जिसने भारत पर आक्रमण किया था, और ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। इसने किस पर आक्रमण किया? तो हिंदुशाही राजा था जयपाल। जयपाल जो कि हिंदुशाही राजा था, और इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी थी वहिंद पेशावर में। तो वहां पर इसकी राजधानी थी, और जयपाल पर इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था सुबुक्तगीन ने। तो प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो था सुबुक्तगीन। उसके बाद सुबुक्तगीन का पुत्र होता है महमूद गजनवी, जिसने दोस्तों भारत पर, मतलब अगर हम तुर्कों की बात करें तो इसने मतलब बहुत ज्यादा आक्रमण किए थे भारत पे। और इसका उद्देश्य क्या था? वो था भारत पर आक्रमण करना, और यहाँ पर लूटपाट मचाना, और अपने साथ बहुत सारा धन इकट्ठा करके ले जाना। तो ये था महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य, जो कि गजनवी वंश का शासक बनता है 1998 में, 998 में ये शासक बनता है। और 998 से लेकर 1030 तक, यानी 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक इसे माना जाता है। और ये उपाधि इसको किसने दी थी? तो बगदाद के खलीफा ने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये खलीफा क्या है? तो खलीफा दोस्तों एक प्रकार से इनका मतलब धर्म में जो श्रेष्ठ, जो एक धर्म गुरु टाइप का आप कह सकते हैं, तो उसे कहते हैं खलीफा। तो खलीफा द्वारा इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो सुल्तान की उपाधि इसको दी गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम तुर्क शासक इसे माना जाता है। और इसने भारत पर 17 बार दोस्तों आक्रमण किया। इसके आक्रमणों से कई बार एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इसने आक्रमण किए। महमूद गजनवी जो कि शासक कहां था? गजनवी वंश का शासक था, या गजनी का इसको आप शासक कह सकते हैं। इसने भारत पर जब प्रथम आक्रमण किया था वो क्या था? 1001 ईस्वी में। और ये किसके विरुद्ध किया था? तो जयपाल के विरुद्ध इसने अपना प्रथम आक्रमण किया, जिसमें जयपाल क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और जयपाल कौन था? तो जयपाल ये हिंदुशाही शासक था, जिसकी राजधानी कहां थी? वहिंद पेशावर में थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि ये तो प्रथम आक्रमण महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर कब किया था? वो क्या था? 1001 ईस्वी में। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध है इसका, वो है वहिंद का युद्ध, जो कि 1008 और 9 के आसपास लड़ा गया था। और यह युद्ध हुआ था महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य। आनंदपाल महत्वपूर्ण युद्ध है, जो कि वहिंद का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद 1018 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि सबसे चर्चित आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में देखो, मंदिरों में आपने देखा होगा अपार धन और अपार संपत्ति रहती है। तो इसने सीधा गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और जितने भी इसने आक्रमण किए थे, सर्वाधिक धन संपत्ति जो इसने लूटी थी वो यहीं से लूटी थी, सोमनाथ मंदिर से। तो इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि इसने 1025 में किया था। उसके बाद अंतिम आक्रमण था इसका, यानी 17वां आक्रमण, क्योंकि 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था, वो उसने 1027 में किया था जाटों के विरुद्ध। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये महमूद गजनवी के कुछ प्रमुख आक्रमण थे, क्योंकि कुल तो इसने 17 आक्रमण किए थे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी आक्रमण आपको नोट नहीं करने हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि महमूद गजनवी के साथ कौन कौन से प्रमुख अरबी लेखक आए थे भारत में।
क्योंकि यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद, या इसको तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है। तहकीक, देखो तहकीक आप समझ सकते हैं, तहकीक मतलब जानकारी इकट्ठा करना, यानी हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में जानकारी इकट्ठा की होगी इसने। देखो हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब वासियों ने किया था। तो ये प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे, वो थे अरब। तो सर्वप्रथम भारत के लिए हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, वो किया अरब आक्रांतों ने। और हम यहाँ पे अभी किन आक्रांतों की बात करें, वो हैं तुर्क। तो अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने एक पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद या तहकीकात ए हिंद। ये पुस्तक उसने किस भाषा में लिखी है, तो अरबी भाषा में लिखी है। महत्वपूर्ण है, अरबी भाषा में इसने ये पुस्तक लिखी है। और उसके बाद अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन भी किया है, और ऐसा माना जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो वो था अलबरूनी। उसके बाद इसके दरबार में महमूद गजनवी के साथ कौन से और अन्य लेखक आए, वो आए वेहाकी, उल्बी और फिरदौसी। वेहाकी की रचना है तारीख ए सुबुक्तगीन। यहाँ पे आपने देखा होगा सुबुक्तगीन, ये है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के बारे में इसने ये लिखा है तारीख ए सुबुक्तगीन, और ये भी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। उसके बाद उल्बी, इसने लिखी है तारीख ए यामिनी। और उसके बाद फिरदौसी, ये भी महमूद गजनवी के दरबार में आया था। इसने फारसी में लिखा है शाहनामा। तो शाहनामा कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो वो है फिरदौसी। शाहनामा किस भाषा में लिखी गई है, फारसी में लिखी गई है। जबकि तारीख ए यामिनी ये अरबी में लिखी गई है, अरबी में। किताबुल हिंद या तहकीकात ए हिंद ये भी अरबी में लिखी गई है। अब देखो महमूद गजनवी गजनी वंश का मतलब काफी चर्चित शासक, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई थी भारत में। इसको खलीफा द्वारा, क्योंकि खलीफा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, खलीफा किसे कहा जाता है, वो एक धर्मगुरु की तरह आप समझ सकते हैं, जो उस धर्म में एक विशेष धार्मिक जानकार जो होता है। तो खलीफा द्वारा यहाँ पे महमूद गजनवी को यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिलत मुसलमानों का संरक्षक, ये दो उपाधि खलीफा द्वारा दी गई थी। किसको, महमूद गजनवी को, यामीन उद दौला और अमीन उल मिलत। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गौरी वंश की। तो इसी गजनी, जो ये गजनी साम्राज्य था ये, ठीक है, जहां पर ये तुर्क क्या कर रहे थे, तुर्कों का एक क्षेत्र जहां पे वो शासन कर रहे थे। तो इसी गजनी साम्राज्य में एक नए वंश की स्थापना होती है, गौर वंश की। और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक जो कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि 1173 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, गौर वंश से संबंधित था। और इसका नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मुइजुद्दीन बिन शाम भी इसका नाम था, ठीक है, मुइजुद्दीन बिन शाम, ये भी आप नोट कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी, देखो इसका उद्देश्य क्या था, अभी तक जितने भी आक्रांता आए, चाहे वो अरब चाहे वो तुर्क, उनका विशेष तौर पर जो मुख्य उद्देश्य था वो था लूटपाट मचाना। लेकिन जो मोहम्मद गौरी आया, इसने यहाँ पर क्या किया, साम्राज्य की नींव डाली, साम्राज्य स्थापित किया। तो इस सोच से आया था भारत पर आक्रमण करने। इसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, जो कि इसका प्रथम आक्रमण था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण था इसका 1176 में, सिंध पर इसने विजय पाई थी। और तीसरा आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, क्योंकि प्रथम बार इसको भारत में हार मिली थी। तीसरा आक्रमण इसने 1178 में किया था। किसके विरुद्ध, गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय, इसके विरुद्ध तीसरा आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजय हुई थी। अब यहाँ पे देखो भीमदेव द्वितीय ये किस वंश से संबंधित था, क्योंकि महत्वपूर्ण है। भीमदेव द्वितीय था चालुक्य वंश से, चालुक्य वंश से संबंध था भीमदेव द्वितीय का।
भीमदेव द्वितीय का एक और नाम भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में भीमदेव द्वितीय न आकर के आता है मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। तो तीसरा आक्रमण गौरी ने किसके विरुद्ध किया था? मूलराज द्वितीय यानी भीमदेव द्वितीय के मध्य, जिसमें यह पराजित हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में जो भीमदेव द्वितीय की माता थी नायिका देवी, माता का नाम क्या था? नायिका देवी। इन्होंने काफी अच्छी रणनीति बनाई थी, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को पराजय हासिल हुई थी। उसके बाद यहाँ पे होता है शुरू तराइन की लड़ाई। काफी महत्वपूर्ण है तराइन की लड़ाई। तो देखो, सर्वप्रथम तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, जिसके मध्य मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। देखो, पृथ्वीराज चौहान ये है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि मोहम्मद गौरी या तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो वहां पे ऑप्शन में आ जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या चतुर्थ। तो पृथ्वीराज चौहान थे तृतीय, ये आपको नोट करना होगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी पराजित हो जाता है। तो प्रथम युद्ध में देखो गौरी यहाँ पे पराजित हो चुका है और वो वापस चला गया है। लेकिन फिर अगली बार ये क्या करता है? पूरी तैयारी के साथ आता है 1192 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इस युद्ध से पूर्व गौरी ने अपना दूत किवाम उल मुल्क था उसका नाम, इसने चौहान के पास उसको भेजा था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में शुरू होता है, और ये युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो उसके साथ ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती भारत आता है और अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की नींव डालता है। तो अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की नींव डालने वाला ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मोहम्मद गौरी के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे ये तो हो गया कि पृथ्वीराज चौहान, जो कि उस समय एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, वो पराजित हो चुके हैं और उनको बंदी बनाया जा चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिद्ध हो गया कि अब जो मोहम्मद गौरी है वो यहाँ पे आधिपत्य करेगा, जो कि उनका क्षेत्र था, मतलब जो उनका क्या था, जहां पर वो शासन करते पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में। अभी मैं यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने कौन कौन शासकों के साथ युद्ध किया और उनका जो उनका शासन क्षेत्र था, जो उनका राज्य था, वो कहाँ पर था। उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के विरुद्ध, क्योंकि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो था जयचंद, क्योंकि जयचंद ने उस समय मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। जबकि देखो, प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली शासक थे, इनकी सेना काफी शक्तिशाली हुआ करती थी। लेकिन फिर भी तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी पराजय का जो मूल कारण था वो था जयचंद। आजकल भी जयचंद का उदाहरण दिया जाता है। तो उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद ने जबकि गौरी का साथ दिया था, लेकिन 1194 में गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध होता है, जिसे चंदावर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जो जयचंद था वो था कन्नौज का शासक। अब देखिए किस वंश से था जयचंद, ठीक है, इसका वंश कौन सा था? वो था गहड़वाल वंश। जयचंद का वंश कौन था? गहड़वाल वंश। और ये इसका राज्य कौन था? कन्नौज का शासक था जयचंद। तो कन्नौज पर भी विजय पा लेता है गौरी, क्योंकि कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करके चंदावर के युद्ध में, इसमें जयचंद पराजित हो जाता है, गौरी विजयी हो जाता है। उसके बाद जो गौरी होता है वो क्या करता है? वापस चला जाता है अपने गौर प्रदेश, और यहां पर वो किसको बिठा देता है? तो जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश में हम इसके बारे में अभी आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद पुनः गौरी वापस आता है। तो अंतिम आक्रमण जो था गौरी का भारत में वो था 1206 में। खोखरों के दमन को इसने रोका था वहां पे। तो खोखरों के विरुद्ध इसने अपना अंतिम आक्रमण लड़ा था
भारत में। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये था गौरी का इतिहास और किस प्रकार जो मोहम्मद गौरी था उसने यहाँ पे भारत पर आक्रमण किया, किस प्रकार उसको शुरुआत में कई बार पराजय भी मिली, लेकिन अंतिम बार मतलब अंतिम समय में जब यहाँ पे जयचंद जैसे शासकों ने उसका साथ दिया था, विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया था, तो विदेशी आक्रांता यहाँ पर भारत पर आधिपत्य करने में उनको सफलता मिली थी। इसके बाद देखो गौरी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन गौरी ने यहाँ पर शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया था और वहां पे अपने जो गुलाम थे उस कुतुबुद्दीन ऐबक उसको वहां पे बिठा दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिससे गुलाम वंश की शुरुआत होती है, गुलाम वंश काफी बड़ा है, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल्स में। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद उसके जो भी उसके बाद शासक हुए वो हम डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको, देखो यहाँ पे मैप देखिए आप एक बार, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैप यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर अजमेर देख रहे हैं आप, जहाँ पे क्या है चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन करते, उनका जो साम्राज्य था वो अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे उसी के नीचे आप देख सकते हैं कन्नौज, कन्नौज में गढ़वाल वंश के शासक जयचंद का शासन था और यहाँ पर भी पृथ्वी जो गौरी था मोहम्मद गौरी वो जयचंद को पराजित करके यहाँ पर भी आधिपत्य कर लेता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात में चालुक्य शासक भीम द्वितीय यानी मूला द्वितीय का शासन था, लेकिन यहाँ पर गौरी को पराजय हासिल होती है, पराजित हो जाते हैं गौरी किसके द्वारा, तो मूला द्वितीय उसे पराजित कर देता है। तो ये मैप के माध्यम से भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों अरबों और तुर्कों का आक्रमण भारत में, उन्होंने किस प्रकार से आक्रमण किया था, पूरी डिटेल से मैंने आज आपको यहाँ पे बता दिया और कौन कौन से इतिहास जो कि अरब इतिहासकार भारत में आए थे, क्योंकि वहां से अक्सर प्रश्न बनता है। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।